कहानी की शुरुआत एक डरावने सीन से होती है, जहां अजीब दिखने वाले जीव समुद्र से निकलकर धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन खतरनाक जीवों को पैरासाइट कहा जाता है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है। तभी एक पैरासाइट चुपके से आकर उसके कान के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह उसके शरीर में जाता है, आदमी दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद अचानक शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब कहानी हमें एक लड़के की तरफ ले जाती है जिसका नाम शिंची है। वह अपने कमरे में बैठा हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। तभी एक और पैरासाइट उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से वह उसके कान में प्रवेश नहीं कर पाता। फिर वह उसकी नाक के जरिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची जाग जाता है और उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। इसके बावजूद वह जीव हार नहीं मानता और फिर से उस पर हमला करता है। शिंची डरकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह पैरासाइट उसके हाथ में घुस जाता है। अब वह उसके हाथ के अंदर फैलने लगता है। घबराकर शिंची अपने हाथ को कसकर बांध लेता है ताकि वह उसके शरीर में आगे न बढ़ सके। रात भर दर्द और डर के बीच वह किसी तरह खुद को संभालता है। अगले दिन उसे महसूस होता है कि उसका वही हाथ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। इसी बीच हमें पता चलता है कि जिन लोगों के दिमाग पर पैरासाइट कब्जा कर लेते हैं वे पूरी तरह बदल जाते हैं। वह आदमी जिसने पहले पैरासाइट को अपने अंदर लिया था, अब अपनी ही पत्नी को बेरहमी से मार देता है। अब साफ हो जाता है कि ये जीव इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल करके उन्हें अपना हथियार बना लेते हैं। दूसरी तरफ शिंची की हालत अलग है, क्योंकि पैरासाइट उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाया। वह सिर्फ उसके हाथ तक सीमित रह गया है। धीरे धीरे शिंची नोटिस करता है कि उसका हाथ असामान्य काम करने लगा है। वह लंबा हो सकता है, चीजें पकड़ सकता है और खुद से हिल भी सकता है। एक दिन उसका हाथ अचानक अपनी शक्ल बदलकर एक छोटे जीव जैसा रूप ले लेता है। तब वह जीव उससे बात करना शुरू करता है। शुरू में शिंची डर जाता है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि यह पैरासाइट अब उसके हाथ में ही रहने वाला है। वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि दोनों की जिंदगी अब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शिंची उस जीव का नाम मिगी रख देता है। अब दोनों के बीच धीरे धीरे एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। मिगी बहुत तेजी से सीखता है। वह किताबें पढ़कर इंसानों के बारे में समझने लगता है। वहीं शहर में हालात बिगड़ते जा रहे होते हैं। लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे होते हैं, लेकिन किसी को असली वजह नहीं पता। एक दिन मिगी को आसपास किसी दूसरे पैरासाइट की मौजूदगी का एहसास होता है। वह शिंची को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां वे एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके अंदर भी पैरासाइट है। वह आदमी खुलेआम इंसानों को मारकर खा रहा होता है। वह शिंची को पहचान लेता है और समझ जाता है कि उसके शरीर में भी पैरासाइट है, लेकिन क्योंकि मिगी ने शिंची के दिमाग पर कब्जा नहीं किया है, इसलिए वह उसे कमजोर समझता है और हमला करने की कोशिश करता है। तभी मिगी शिंची की रक्षा करता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार मिगी उस दुश्मन पैरासाइट को खत्म कर देता है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अब शहर में कई और पैरासाइट फैल चुके हैं। शिंची की जिंदगी धीरे धीरे एक खतरनाक जंग में बदल जाती है, जहां उसे इंसानों और पैरासाइट दोनों से बचकर रहना है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसके स्कूल में भी एक टीचर पैरासाइट है। वह इंसानों के बीच रहकर उनके व्यवहार को समझना चाहती है। वह शिंची को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देती है, लेकिन शिंची मना कर देता है। अब मामला और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कुछ पैरासाइट उसे खतरा मानने लगते हैं। एक दिन एक पैरासाइट पुलिस ऑफिसर उस पर हमला करता है। इस बार शिंची भी लड़ाई में हिस्सा लेता है और मिलकर उसे हरा देते हैं। लेकिन मरने से पहले वह पैरासाइट एक नए शरीर की तलाश करता है और दुर्भाग्य से वह शिंची की मां को अपना शिकार बना लेता है। अब शिंची की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। वह अपनी ही मां के शरीर में छिपे दुश्मन से सामना करता है, लेकिन भावनाओं के कारण वह तुरंत कुछ नहीं कर पाता और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वह पैरासाइट उस पर जानलेवा हमला कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बाद मिगी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी जान बचाता है, लेकिन इसके बाद शिंची पहले जैसा नहीं रहता। अब वह पहले से ज्यादा ठंडा और मजबूत बन चुका है। उसके अंदर बदले की आग जल रही होती है। वह उस पैरासाइट को ढूंढने निकल पड़ता है जिसने उसकी मां को उससे छीन लिया। अब यह कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, बल्कि बदले और इंसानियत के बीच की लड़ाई बन चुकी है। कहानी आगे बढ़ती है, जहां मी अचानक निष्क्रिय होकर सो जाता है और शिंची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जागता। इसी दौरान शहर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कई लोगों की रहस्यमयी मौत की खबरें सामने आती हैं और पुलिस को शक होता है कि इन सब के पीछे कोई असामान्य खतरा है। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में एक अलग प्रकार का जीव मौजूद है, जो इंसान के रूप में रहकर दूसरों को मार रहा है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस एक तरीका खोजती है जिससे ऐसे लोगों को पहचाना जा सके, और यह बात पूरे शहर में फैला दी जाती है कि अगर किसी व्यक्ति के बाल को खींचा जाए और वह असामान्य तरीके से हिले तो वह इंसान सामान्य नहीं है। अगले दिन स्कूल में कुछ छात्राएं एक साथ बैठी होती हैं। तभी मजाक में एक लड़की एक छात्र के बाल खींच लेती है और बाल अजीब तरह से हिलने लगता है।
यह देखकर सभी डर जाती हैं और तुरंत समझ जाती हैं कि वह छात्र सामान्य नहीं है। अब उसका राज खुल चुका होता है, इसलिए वह अपना असली रूप दिखाकर हमला कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। चीख पुकार सुनकर शिंची वहां पहुंचता है और हालात को संभालने की कोशिश करता है। इसी बीच एक और खतरनाक सच्चाई सामने आती है कि एक टीचर भी उसी तरह का जीव है जिसने उस छात्र को निगरानी के लिए रखा था। हालात बिगड़ते देख एक लड़की हिम्मत करके केमिकल उस हमलावर पर फेंक देती है, जिससे वह घायल होकर बेकाबू हो जाता है। जब शिंची वहां पहुंचता है तब तक कई लोग मारे जा चुके होते हैं और अब उसकी दोस्त भी खतरे में होती है। शिंची तुरंत आगे बढ़कर उस पर हमला करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वह टीचर भी वहां आ जाती है और हालात देखकर गुस्से में एक विस्फोटक फेंक देती है। धमाका होने से पहले शिंची अपनी दोस्त को बचाकर नीचे कूद जाता है और ऊपर जोरदार विस्फोट होता है, लेकिन हमलावर पूरी तरह खत्म नहीं होता बल्कि घायल अवस्था में बच जाता है। शिंची की दोस्त अब उसे शक की नजर से देखने लगती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। वह समझने लगती है कि शिंची भी सामान्य इंसान नहीं है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और जांच शुरू करती है, लेकिन वही हमलावर एक पुलिस अधिकारी पर हमला करके भाग निकलता है। शिंची को बताता है कि वह अभी भी जिंदा है और छत की तरफ गया है। शिंची तुरंत वहां पहुंचता है और दूर से हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह उस टीचर से मिलता है और उससे जानकारी लेता है कि उसकी मां के साथ क्या हुआ। उसे पता चलता है कि उसकी मां के शरीर पर भी उसी तरह के जीव ने कब्जा कर लिया है। यह सुनकर शिंची सीधे उस जगह पहुंचता है जहां उसकी मां रहती है। वहां उसका सामना अपनी ही मां से होता है, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं होता। लड़ाई शुरू होने से पहले ही मी फिर से निष्क्रिय हो जाता है और शिंची को अकेले ही सब संभालना पड़ता है। अब उसकी मां एक भयानक रूप लेकर उस पर हमला करती है। शिंची खुद को बचाते हुए उससे लड़ता है, लेकिन तभी अचानक उसकी मां कुछ पल के लिए खुद को पहचान लेती है और अपने बेटे को पहचान कर रुक जाती है। लेकिन यह पल ज्यादा देर नहीं टिकता और फिर से वह जीव उस पर हावी हो जाता है। हमले के दौरान उसकी मां अपने ही हाथ से उस वार को रोक देती है, जिससे शिंची की जान बच जाती है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर शिंची मजबूरी में उस जीव को खत्म कर देता है, जिससे उसकी मां की भी मौत हो जाती है। यह पल उसके लिए सबसे दर्दनाक साबित होता है। दूसरी तरफ एक शक्तिशाली जीव चुनाव जीतकर शहर का मेयर बन जाता है और अब पूरे शहर पर खतरा मंडराने लगता है। शिंची अपनी दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन कोई उस पर नजर रख रहा होता है। कहानी आगे बढ़ती है, जहां अब शिंची अपनी मां को खोने के बाद बदल चुका है और उसने फैसला कर लिया है कि वह ऐसे हर खतरे को खत्म करेगा। पुलिस भी अब पूरी तरह सक्रिय हो जाती है और एक ऐसे आदमी को साथ लेती है जो इन जीवों को पहचान सकता है। जब उसके सामने कई लोगों को लाया जाता है तो वह सबको सामान्य बताता है, लेकिन शिंची को देखकर वह थोड़ी देर के लिए उलझ जाता है, क्योंकि वह पूरी तरह अलग है। फिर भी वह उसे जाने देता है। अब शिंची को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और यह शक सच भी होता है। एक जासूस लंबे समय से उस पर नजर रख रहा होता है। इसी बीच मेयर अपने जैसे और लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बनाता है और शहर पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन वही टीचर अब इस योजना से सहमत नहीं होती, क्योंकि उसमें अब इंसानी भावनाएं जाग चुकी हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इंसान और इन खतरनाक जीवों के बीच एक बड़ी टक्कर होने वाली है और हर कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा है। कहानी आगे बढ़ती है जब एक जासूस अपने घर लौटता है और अपनी बेटी को मृत अवस्था में पाता है। यह देखकर वह गुस्से और बदले से भर जाता है और उसे शक होता है कि उसकी बेटी की मौत के पीछे एक खास महिला का हाथ है। उधर शिंची अपनी राह पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसका साथी उसे चेतावनी देता है कि कई खतरनाक दुश्मन उस पर हमला करने वाले हैं। कुछ ही पल में एक ऐसा इंसान उसके सामने आता है जिसके अंदर कई परजीवी छिपे हुए हैं और वह बेहद ताकतवर बन चुका है। खतरे को समझते ही शिंची वहां से बचने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन उसका पीछा करता है और हमला शुरू कर देता है। शिंची चालाकी दिखाते हुए पेड़ की मदद से हमला करता है और दुश्मन का सिर अलग कर देता है। उसे लगता है कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन असल में बाकी बचे परजीवी उस शरीर को फिर से जिंदा कर देते हैं। अब दुश्मन पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। दूसरी तरफ सत्ता में बैठा एक नेता और उसके साथी यह समझ जाते हैं कि उनके बीच मौजूद एक महिला अब इंसानों का साथ दे रही है, इसलिए वे उसे खत्म करने का फैसला लेते हैं। महिला को खतरे का अंदाजा हो जाता है और वह हमला करने आए दुश्मनों को तुरंत खत्म कर देती है। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा गायब है।
उसे एक संदेश मिलता है जिससे पता चलता है कि बच्चे को उसी जासूस ने अगवा किया है। गुस्से में वह तुरंत बताए गए स्थान की ओर निकल जाती है। ब्रिज पर पहुंचकर वह जासूस का सामना करती है, जहां वह बच्चे को नीचे गिराने की धमकी देता है। उसी समय शिंची भी वहां पहुंच जाता है। भीड़ जमा हो जाती है और पुलिस भी पहुंच जाती है। इसी बीच शहर में पुलिस परजीवियों को खोजकर खत्म करने का अभियान शुरू कर देती है। एक मशीन की मदद से लोगों की जांच की जाती है और जो भी संदिग्ध होता है उसे तुरंत मार दिया जाता है। उधर नेता सार्वजनिक रूप से भाषण दे रहा होता है, लेकिन उसकी असलियत सामने आते ही पुलिस उसे गोली मार देती है। तभी एक बेहद शक्तिशाली दुश्मन सामने आता है जो गोलियों से खुद को बचा लेता है। ब्रिज पर महिला अपने असली रूप में आकर जासूस को खत्म कर देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। लेकिन अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। पुलिस उसे खतरा मानकर गोली चला देती है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह अपने बच्चे को बचाती है और आखिरी सांसों में उसे शिंची के हवाले कर देती है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। शिंची को जांच के लिए ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में वही ताकतवर दुश्मन फिर हमला कर देता है। कार हादसे में गिर जाती है, लेकिन उसका साथी उसे बचा लेता है। शिंची जंगल की ओर भागता है और वहां अंतिम लड़ाई शुरू होती है। रणनीति बनाकर दोनों अलग हो जाते हैं ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके। लड़ाई में उसका साथी अकेले मुकाबला करता है और शिंची को भागने के लिए कहता है। भारी संघर्ष के बाद साथी हार जाता है और शिंची को छोड़ देता है। शिंची घायल हालत में अपने प्रियजन के पास पहुंचता है, जहां उसका इलाज होता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका साथी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके शरीर के अंदर मौजूद हिस्सों की वजह से वह फिर लौट आया है। अब अंतिम मुकाबले के लिए शिंची तैयार हो जाता है। वह दुश्मन को एक फैक्ट्री तक ले जाता है जहां जहरीले तत्व मौजूद होते हैं। लड़ाई के दौरान वह एक धातु की छड़ से हमला करता है, जिससे दुश्मन के अंदर मौजूद जीव अस्थिर हो जाते हैं। धीरे धीरे वे शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। आखिरकार आखिरी दुश्मन को आग में खत्म कर दिया जाता है। कुछ समय बाद शहर सामान्य हो जाता है और जिंदगी पटरी पर लौट आती है। अब शिंची के पास केवल उसका साथी बचा होता है। एक दिन उसका साथी उससे अलग होने का फैसला करता है ताकि वह सामान्य जिंदगी जी सके। शिंची उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह चला जाता है। शिंची उदास हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगता है। कुछ समय बाद एक आखिरी खतरा सामने आता है, जब एक किलर उसकी जिंदगी में दखल देता है। वह उसकी प्रिय को खतरे में डाल देता है। शिंची उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं। आखिरी पल में जब सब खत्म होता हुआ लगता है, तब उसका साथी एक बार फिर उसकी मदद करता है। शिंची अपनी प्रिय को बचा लेता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।